नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा की हंगामेदार कार्रवाई को लेकर। राजस्थान विधानसभा में बिल पेश किया गया, धर्मांतरण बिल पेश किया गया, हंगामा देखने को मिला। तो वहीं दूसरी ओर कई अन्य मुद्दों पर भी जमकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। राजकुमार जी, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से ही नोकझोंक देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार हंगामेदार स्वर में, तीखे स्वर में अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है। जी आशीष जी, विधानसभा जो बजट सत्र चालू हुआ है, निश्चित तौर पे पिछले जो सत्र के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो बकाया थे, जिनका जवाब उस समय सदन में दे नहीं पाए थे। और साथ ही आते ही सबसे पहले प्राथमिकता रहती जो क्षेत्रीय विधायक रहते, वो जिन्होंने सपने विपक्ष वालों ने, विधायकों ने जितने भी प्रश्न लगाए थे, उनके निश्चित तौर पे सीधे तौर पे किसी का जवाब नहीं दिया गया था। आपको पता है कि किस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन किया जाना था और कौन कौन व्यक्ति उसका जवाब दे रहा था। होता क्या है एक्चुअली कि अगर मैं किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो मैं उससे संबंधित अगर कोई चीज आ रही है तो निश्चित तौर पे सही जवाब आना है। तो हंगामेदार तो निश्चित रूप से रहने वाला है, क्योंकि सरकार से पिछली बार भी हमने इस प्रदेश की शिक्षा के लिए, इस प्रदेश की बिजली की समस्या को उठाया था, चिकित्सा सुविधा को उठाया था, परिवहन पानी की सुविधा को उठाया था, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया था। उसका किसी का भी जवाब संतुष्ट पूर्वक जवाब हमें मिला नहीं। निश्चित तौर पे आगामी में भी वो समय वो जवाब हम मांगेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक विपक्ष के ही सवाल नहीं होते, आमजन से जुड़े मुद्दों के सवाल होते हैं। और विपक्ष का ये धर्म होता है कि आमजन की आवाज को वो सदन में उठाए। बिल्कुल, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था और अभिभाषण के दौरान नोकझोंक देखने को मिली। ये राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो कार्रवाई चल रही है, इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नोकझोंक इस प्रकार से कभी देखने को नहीं मिली। आशीष जी, मामला क्या, राज्यपाल साहब जब अभिभाषण चल रहा था तो निश्चित तौर पे बीच में से उनसे पूछा गया था, क्योंकि पहली बार प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि राज्यपाल को जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। हमने देखा राज्यपाल के कुछ संवैधानिक अधिकार होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट होते वो जा सकते हैं, लेकिन खुले तौर पे उनको भी जाना पड़ा। तो सिंपल सा इतना ही बोला गया था कि आप जिन मुद्दों के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस प्रकार आप पूर्ववर्ती सरकारों पे आप आरोप लगा रहे हो, भेदभाव पूर्ण तरीके से आपके अभिभाषण में आपके शब्द है, तो एक आप राज्यपाल हो तो राज्यपाल की गरिमा में रहिए। आपका उद्देश्य है कि इस पूरे प्रदेश को संभालना, दोनों दलों को संपूर्ण तरीके से दोनों को समान अवसर देना, उनकी बातों को सुनना, न कि सिर्फ किसी एक पार्टी का एजेंट बनकर और कुछ निवर्तमान सरकारों पर आरोप लगाना। तो उसी के बीच में इनका केवल विरोध दर्ज कराया गया था कि आपके जो शब्द है वो सही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में उनका नाराज होना, उनका तो खुद का स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, इसके अलावा 16 साल पहले वसुंधरा सरकार में बिल पेश किया गया था, बिल पारित किया गया था और केंद्र से अटक गया था। उसी बिल को लगभग नए स्वरूप में पेश किया गया है, धर्मांतरण बिल, जिसको लेकर के विपक्ष ने अपनी बात रखी है। इस बिल को लेकर के क्या कहेंगे? केंद्र ने जब अटकाया, वसुंधरा सरकार ने 16 साल पहले इस और कदम बढ़ाया था, लेकिन अब फिर से इसकी पेशकश की गई है। आशीष जी, जो धर्मांतरण का जो ये बिल लेके आए, संविधान में अनुच्छेद 25 के अंदर मौलिक अधिकार है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का, चाहे उसकी आस्था से हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक रूप से, अपना कोई भी धर्म चुन सकता है। और ये भी उसमें संविधान के अंदर है कि जबरन कोई धर्म परिवर्तन कराता तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। सीधा सा बात है। और हम सीधी सी बात, आपने बिल विधेयक लाए, ठीक है, स्वागत है। हम आप देखेंगे कि कौन कौन सा बिंदु लाए, क्या क्या उनके तरीके से, अभी वो पूरी तरह इन्होंने स्पष्ट किया नहीं है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े बिना देखे उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। और जहां तक कि धर्मांतरण की जी ठीक है जयपाल जी, राजकुमार जी ने कहा कि अभी बिल को पढ़ा नहीं है, उससे पहले टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से राज्यपाल के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की नोकझोंक देखने को मिली थी, इन सभी बातों को लेकर के अपनी बात रखी है। देखिए, माननीय गवर्नर महोदय ने अभिभाषण में सरकार का जो चीज़ें अभिभाषण होता है वो सरकार का ही होता है। जो पिछले 1 साल में सरकार ने काम किए, जिन कामों को लेकर सरकार जनता के बीच में गई, उन बातों की चर्चा उन्होंने अपने अभिभाषण में की और उनका टकोटक की उनका जिस हिसाब से सदन के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार देखा प्रतिपक्ष का वहाँ पर, तो उन्होंने जो बातें कही मूल रूप से ये थी कि सरकार जिन संकल्पों को लेके
चुनाव में गई थी उनको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ईआरसीपी, रामजल सेतु लिंक परियोजना पे जो काम है उनके बारे में उन्होंने बात की, यमुना जल समझौते की बात की। तो जो भी मुद्दे सरकार ने किए, जो भी काम सरकार ने किए 50%, 55%, उन मुद्दों को लेकर माननीय गवर्नर महोदय ने अभिभाषण में चर्चा की। और साथ में उन्होंने एक मुख्य बात जो कही, जो आदिवासियों के लिए जो अमृत जल योजना की बात कही कि बाड़मेर के तामलोर गांव में वो गए, वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान बना हुआ है, वहां पर उन्होंने नल खोल के देखा तो पानी उस नल में आ रहा था, वो 800 किलोमीटर दूर से आ रहा था। तो इस प्रकार की चर्चा, सरकार की जो बातें थी, माननीय गवर्नर महोदय ने अभिभाषण के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि ये काम हुए पिछले 1 साल के दौरान और विकसित राजस्थान की नींव रखी जा चुकी है। खैर, उसके इतर आज जो बिल आया है कि अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन अधिनियम 2025, तो इसके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 में जब बिल लाया गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे के नेतृत्व में उस बिल को गवर्नर महोदय ने अटकाया और उसको पास नहीं किया। अब जो बिल आ रहा है उसमें व्यापक प्रावधानों के साथ में, व्यापक दृष्टिकोण के साथ में उसकी जो मूल बात है वो बताना चाहता हूं कि क्या है ये बिल। प्रस्तावित विधेयक में किसी भी व्यक्ति, संस्था द्वारा भ्रामक जानकारी, धोखाधड़ी, बल प्रयोग अथवा अनुचित प्रभाव के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का प्रतिबंध होगा। कोई व्यक्ति अवैध धर्मांतरण के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कराता है तो पारिवारिक न्यायालय में ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करने का अधिकार होगा। यानी मोटा मोटी ये कहें कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25-26 हमें स्वतंत्रता देता है कि हम मन से या हृदय से किसी उपासना पद्धति को माने, किसी भी धर्म को माने, किसी उपासना को माने। लेकिन आजादी के बाद में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में धर्म को लेकर जिस प्रकार के कुछ संस्थागत काम किया गया, कुछ संस्थाएं इसमें शामिल पाई गई कि वो विधिवत रूप से संस्थाएं शामिल है जो धर्म परिवर्तन करवा रही है अवैध तरीकों से, लोगों को प्रलोभन, लाभ, लोभ या किसी प्रकार का लालच देकर या बल प्रयोग के माध्यम से। तो ये देखा गया केवल राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन प्रदेशों में भी इस प्रकार के बिल पहले से पास हो चुके हैं। तो व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का आर्टिकल 25-26 का वोलेशन ये नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति अपने मन से, कर्म से या किसी हृदय से किसी भी उपासना पद्धति को मानने के लिए स्वतंत्र है। वो कलेक्टर के पास में 60 दिन पहले एप्लीकेशन लगाए, कलेक्टर साहब के पास पावर है, वो जांच कर ले कि किसी लाभ, लोभ, लालच या बल प्रयोग के माध्यम से धर्म परिवर्तन नहीं करा गया है। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो मुख्य प्रावधान किए गए वो ये है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए शादी करता है, यानी कि लव जिहाद, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए वो लाभ, लोभ या किसी प्रकार के पैसे या इलाज के माध्यम से, जैसा कि देखा गया भरतपुर में विशेष रूप से आदिवासी एरिया में इस प्रकार की कुछ संस्थाएं काम करती है। तो इसमें व्यापक कड़े प्रावधान, सजा के प्रावधान इस बिल के माध्यम से हैं। मैं समझता हूं राजस्थान लंबे समय से इस प्रकार की बिल की जरूरत महसूस करता था। प्रदेश के 8 करोड़ लोग इस बिल से सहमत होंगे और यह बिल सदन में आएगा और पास होगा, कानून बनेगा। बिल्कुल। इसके अलावा देखा गया सदन की कार्यवाही के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सरकार पर आरोप लगाया कि महंगी दरों पर कोयला खरीदा जा रहा है। यह आज मुद्दा उठा है वहां पर कोयले का। पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान प्रदेश ने देखा कि किस प्रकार से ब्लैकआउट हुआ और आज जिस हिसाब से माननीय ऊर्जा मंत्री ने जवाब दिया कि छत्तीसगढ़ की पारसा माइंस, जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच में, सरकारों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से आपस में 40% दरों में ज्यादा में बिजली खरीदी गई, कोयले खरीदे गए, क्योंकि वो माइंस चालू नहीं हुई। सरकार, कांग्रेस सरकार का कम्युनिकेशन छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में नहीं था। राजस्थान सरकार 1 साल हो गया बने, इसको ठीक किया है, पर्याप्त मात्रा में कोयला खरीद की जा रही है और राजस्थान में इस व्यवस्था को, बिजली जो ऊर्जा के क्षेत्र में, इसको व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है। राजकुमार जी, ऊर्जा मंत्री ने इसी सवाल का जवाब दिया और जवाब देते हुए चैलेंज भी उन्होंने कहा कि एक दिन पूरा रख लो, बहस करा लो, कांग्रेस राज का पूरा चिट्ठा खोल दूंगा। इसमें उनका इशारा सीधे तौर पर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर था। आशीष जी, कथनी और करने में कितना अंतर है। आप करवा लीजिए बेस, हम तो कहते हैं कि निश्चित तौर पे होनी चाहिए। जनता को यह पता लगना चाहिए कि झारखंड के 90% कोल ब्लॉक आप अडानी को दे चुके हो। प्राइवेट जो पहले राष्ट्रीयकरण गवर्नमेंट जिनकी नीलामियां लगाते, आपने सीधे तौर पे आपके उद्योगपति मित्र अडानी को दे दिया। सारा कोयला वो यहां से बेच रहा है और विदेशों में बेच रहा है। पिछली बार क्या हुआ, राजस्थान ने डिमांड की हमारे प्लांटों को इतना कोयला चाहिए, वहां से कोयला भेजा नहीं गया। तो अगर आप बताइए
कि ये चीज सीधे सीधे तौर पे निजी हाथों में ना देके सरकारी तंत्र के अधीन रहता तो निश्चित रूप से हर राज्य की एक प्रणाली हो, और जितने भी प्लांट्स होते हैं पावर प्लांट सबका एक बना होता है खाका कि इसको इतना टन कोयला देना है, उसको इतना टन देना है, निश्चित तौर पे वो मिलता है। लेकिन अब जब आप चीज को जो राष्ट्र की धरोहर है, जो आम पब्लिक के काम आती है, जनरली सब में बराबर हिस्सेदारी में बताए, उसे अगर निजी हाथों में दे दोगे तो निश्चित तौर पे फिर वहां जो बनने वाले नियम कानून है वो निजी प्रकार से चलेंगे। तो किसने नहीं दिया? हम चाहते हैं, हम हीरालाल जी नागर साहब से भी कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे आप बहस रखिए, पूरे दिन की रखिए। मैं दावे के साथ कह देता हूं 5 मिनट के अंदर अगर सत्ता पक्ष उसमें हंगामा करके उस बहस को खराब ना कर दे तो ये दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूं निश्चित तौर पे ये करेंगे। जयपाल जी, सत्ता पक्ष को ही उल्टा चैलेंज किया जा रहा है कि सत्ता पक्ष इस बहस को खराब कर देगा और हंगामा करेगा। सत्ता पक्ष को हंगामा करने की जरूरत तक आ जाएगी अगर बहस करा ली जाएगी। कुछ लोग हैं शोर मचाते हैं अखबार की सुर्खियां बनने के लिए, हमारे तो काम ही अखबार बने हुए हैं। तो बिल्कुल शोर मचा सकते हैं, शोर मचाइए, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखिए। आप बेल में नहीं आते हुए जो जनता ने आपको जनादेश दिया है प्रतिपक्ष का वो धर्म निभाइए, आप इसमें बहस कीजिए। लेकिन जो कोल घोटाले हुए हैं, ब्लैकआउट इस प्रदेश ने देखे, उनका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार पहले दिन ये वादा करके आई, जब सेशन शुरू होने वाला था तो एलओपी और सर्वदलीय मीटिंग आयोजित किया, उसमें प्रतिपक्ष ने विश्वास दिलाया बिल्कुल व्यापक हितों के साथ में, प्रदेश के हितों को लेके और समन्वय के साथ में पारदर्शी तरीके से विपक्ष बहस करे, मुद्दों पे बात करें। लेकिन विपक्ष तो पहले दिन से देखा गया कि अभिभाषण के तहत राज्यपाल को भी नहीं बोलने दिया। तो किस प्रकार से अपेक्षा करें कि विपक्ष शोर शराबा नहीं, आप काम की बात कीजिए, अपने मुद्दों की बात कीजिए। जिनके लिए आपको जनादेश मिला, जनता ने दिया है प्रतिपक्ष का, वो अपना धर्म निभाइए और जनता के मुद्दों की बात कीजिए। जहां तक कोयले की बात है या अडानी की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार थी पहले 5 साल पहले, आपकी वहां सरकार थी, यहां राजस्थान में भी आपकी सरकार थी, वही सारी चीजें चल रही थी। तो आप इनको रोकते 5 साल में। जिस प्रकार का ब्लैकआउट मैं कह रहा हूं कि 40% ज्यादा में जिस प्रकार का घाटा प्रदेश कांग्रेस सरकार ने इस प्रदेश को दिखाया, लोगों ने ब्लैकआउट सहन किया और बिजली की क्या व्यवस्था थी देखा। अभी हम मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए उसमें 26 लाख करोड़ के केवल सोलर को लेकर, ऊर्जा को लेकर है, इन पे आप बहस कीजिए। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? राजस्थान में एक्सेस बिजली मिले, 2027 तक हमारा कमिटमेंट है प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के कि हम बिल्कुल व्यापक स्तर पे एक्सेस बिजली प्रदेश में होगी। इस प्रकार के वादा कमिटमेंट पर चर्चा कीजिए सदन में, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। राजकुमार जी, ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घाटा अभी उन्हें नहीं हो रहा है, पिछली सरकार ने घाटा दिया और इस प्रकार के जो महंगी दरों पर कोयला खरीदने का काम किया गया जिससे कि राजस्व को नुकसान हुआ, सरकार पर बोझ आया। जी देखिए, सही आंकड़े अगर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हो तो किसी भी चीज के, हमेशा आप देखिए जो भी इनके आंकड़े आते हैं 10 दिन बाद उन पे विवाद होते हैं। क्यों होते हैं? कि जनता को गुमराह करने के लिए, केवल आप आपकी कमजोरी छुपाने के लिए किसी भी प्रकार के तंत्र का सहारा ले लेते हो। आज आपको आवश्यकता, ठीक है, मैं किसी भी बिल पे या उस पे जाना नहीं चाहूंगा, आप लाइए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, संविधान के दायरे में आप किसी भी प्रकार का बिल लेके आइए। लेकिन जब जब आपको आपके जवाबों से भगना रहता है, कुछ ना कुछ आप नया करते हो। आज भी मैं सदन की कार्रवाई देख रहा था, पिछले समय के जो विपक्ष के विधायकों ने जो क्वेश्चंस लगाए थे उनके जवाब सही तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं। देवासी साहब खड़े हो रहे, देवासी साहब बोल देते कि नहीं नहीं मेरे को इतना ही देना है। अरे आपको जब इतना ही देना है तो फिर सवाल को लिए उसी टाइम मना कर, तो विपक्ष बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, चाहे राज्यपाल महोदय हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष महोदय हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री जी हो, चाहे आपके सत्ता दल के जितने भी विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री हो, आपसे जनता के सवाल पूछे जाएंगे, आप उनका जवाब देने से भगोगे तो हंगामा भी होगा, सदन से नहीं सड़कों तक होगा और उसका विरोध भी होगा। जनता ने आपको चुन के भेजा है तो जनता का काम कीजिए, दलालों की तरह केंद्र सरकार का नहीं कि यहां से कमा कमा के सिर्फ वहां भेजा जा रहा है। आपके मंत्री आपके ऊपर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार के, कोई विपक्ष ने तो नहीं लगाया ना, खुले सबूत दे रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी भी बिसलपुर बांध से बिक रही है। ये कोई विपक्ष ने तो नहीं लगा, आपके पक्ष के कैबिनेट मंत्री आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो बताइए आशीष जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये मैंने पहली सरकार देखी है कि उनके खुद के कैबिनेट मंत्री उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और उनके पूरी पार्टी उसको कवरअप करने के लिए लगी है। अरे भाई, विपक्ष तो आपके भ्रष्टाचार के मुद्दों तो उठाई गई सही, लेकिन इतना देखिए, इतना कमजोर हो गया कि आपके मंत्री उस लेवल पे आ चुके हैं। राजकुमार जी ने जिस प्रकार से आरोपों की झड़ी लगाई, मैं चाहूंगा कि उन सारे सवालों के जवाब एक एक करके आप दें ताकि राजकुमार जी को भी उन सवालों के आंसर मिल सके। निश्चित रूप से प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है और कांग्रेस पार्टी को प्रतिपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष के होने के नाते
सदन में ये विश्वास दिलाए कि जनता के जुड़े मुद्दों को उठाएं, जनता से जुड़े हुई बातों को उठाएं, शोर शराबा नहीं करते हुए, और सदन की अधिकतम बैठकें हों और कांग्रेस पार्टी उसमें सहयोग करे, ऐसी आशा अपेक्षा सदन करता है, प्रदेश के लोग करते हैं। लेकिन जिस साहब की भ्रष्टाचार की ये बातें कर रहे थे कि आपके कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार में जल जीवन मिशन तक लेके ईडी सीबीआई से लेके आपके मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के सड़कों को लेके अभी जो पिछली सरकार में बनी उसके भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे ऊपर से नीचे तक, आरपीसी में सचिन पायलट जी डिप्टी सीएम थे, आरपीसी को लेके जिस प्रकार की बातें हुई आपकी सरकार के खिलाफ, उन्होंने अजमेर से लेके और जयपुर तक पदयात्रा निकाली। मैं समझता हूं उन विषयों पर नहीं देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के लिए विकसित राजस्थान की नींव रखी जा चुकी है और सदन इस बात का गवाह है। माननीय गवर्नर महोदय ने अभिभाषण में उन बातों की चर्चा की, वो विकास के जो काम हुए उनकी चर्चा की, प्रदेश के हितों को लेकर जो काम किया जा रहा है उनकी बातें की, और जिस हिसाब से मैं समझता हूं कल बजट आया, बजट में भी जिस प्रकार का खाका रखा गया 2047 के विकसित भारत का, और उसको लेकर जिस प्रकार से लोगों को राहत देगी, 12 लाख का इनकम टैक्स फ्री किया गया, तो ये चर्चाएं हैं कुछ जो होनी चाहिए उस सदन में। हम चाहते हैं कि आशा अपेक्षा है जो जहां तक जवाब की ये बात कर रहे हैं, तो जवाब निश्चित रूप से उन्होंने दिया, राज्यवर्धन ने दिया, जो इंडस्ट्री की बात आई उनके उन्होंने जवाब दिया, आज ऊर्जा क्षेत्र के आए तो नागर जी ने जवाब दिया, शिक्षा में मदन दिलावर जी ने वही जवाब देंगे। लेकिन किरोड़ी लाल जी का अवकाश लेना, सदन में उस पर चर्चा होना और विपक्ष का समर्थन देना, ये राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। देखिए इससे नकारा नहीं जा सकता। देखिए मुझे ये कहना है कि वो कत्ल करते हैं कुछ भी नहीं होता है, आहें बढ़ते हैं तो चर्चे होती है। तो आज वो चर्चाएं हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा बाबा हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो राजस्थान प्रदेश के लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, किसी प्रकार का कोई विषय है तो वो रख देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते, एक नेता, बड़े नेता होने के नाते वो अपनी बात रखने का अधिकार है, कहीं बात रखते हैं। और किसी विषय पे वो मतभेद है या किसी विषय पे वो सहमत नहीं है तो बाबा मैं समझता हूं वो उनका अधिकार है, वो रखते आते हैं। जिस प्रकार के व्यापक जनाधार वाले नेता हैं तो इस विषय को बात का बतंगड़ नहीं बनाए जाके लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा को तो आपने भी काफी प्रमुखता से मुद्दा बनाया, उसी बात को लेकर के वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एसआई भर्ती को लेकर 800 समथिंग पद थे, 859 पद थे एसआई में, उनको लेकर सरकार पहले दिन से एसआईटी का गठन किया, उसकी व्यापक जांच हुई, जो दोषी थे 100 से ज्यादा लोगों को इसके अंदर बर्खास्त किया गया। जिस प्रकार की जांच जैसे आगे बढ़ती गई, जिस प्रकार के विषय आए गए, उसके अंदर सरकार अकेली पार्टी नहीं है, जिन्होंने एग्जाम दी वो भी पार्टी है, जो बर्खास्त हुई वो भी पार्टी है, जो ऑन ड्यूटी है वो भी पार्टी है। तो अब मामला सब जुडिस है। मैं समझता हूं कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, कोर्ट का जो फैसला है उसमें सहमत है, सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रख चुकी है। ठीक है, लेकिन जो पुलिस ने जांच की, क्या उस जांच के तथ्यों से, उस जांच की जो कार्रवाई थी उससे संतुष्ट नहीं है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार, जो पुलिस ने एसआईटी, जो एसओजी है, एसओजी ने जांच की, एसआईटी का गठन किया, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। सरकार ने एक मंत्रिमंडल सब कमेटी बनाई, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। कोर्ट के अंदर सब पक्ष है, जिस प्रकार के विषय पाए गए, मैं कह रहा हूं व्यापक स्तर पर उसकी जांच हुई है। उसका एक उदाहरण बताता हूं, रामूराम रायका जी की भतीजी है, जो उस आरपीसी की एग्जाम जब होती है तो उसमें 180 आउट ऑफ 200 उसको मिलता है, जब एसओजी या पुलिस परीक्षा लेती है तो उसको 30 या 40 नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार की व्यापक जांच है, हालांकि मामला कोर्ट में है और हमें कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है, लेकिन बजरी माफियाओं का पनपना, उनका मामला उठाना, आप ही की सरकार के मंत्री के द्वारा उठाना, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सेंट को लेकर इस प्रदेश में लंबे समय से चर्चा होती है, बात होती है, और मैं समझता हूं इस पे हमें पक्ष विपक्ष को दोनों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए। इस प्रकार की कई बार इस प्रकार के विषय उठाए गए हैं, तो सेंट नीति आए, ये सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि सेंट नीति आए, उनको जो खनन ब्लॉक्स है उनका ऑक्शन हो, व्यापक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, इस पे चर्चा करनी चाहिए। चर्चा होकर एक बिल इस पे भी लाया जाए, सरकार कटिबद्ध है इसको लेके भी। तो मैं कहता हूं कि उन्होंने जो सवाल उठाया है कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी चर्चा हो जाए और पक्ष विपक्ष मिलकर दोनों इस समस्या के समाधान के लिए कि जो भी ब्लॉक्स है उनके व्यापक प्रक्रिया के तहत उनका ऑक्शन हो, इसमें कहां दिक्कत है। ठीक है राजकुमार जी, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के बजरी के माफियाओं पर नकेल कसने में अपना योगदान दे सकते हैं, जिस प्रकार से जयपाल जी कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष का भी साथ होना जरूरी है। जी, अगर आप किसी भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए या इस प्रदेश की कोई भी जन कल्याणकारी योजना बनाओ जिसका सीधा फायदा आमजन को मिलता है, तो विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आपकी मंशा उस प्रकार होनी तो चाहिए ना। आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि राजस्थान के जो सेंट ब्लॉक का जो ऑक्शन का मामला है, ओम बिरला जी ने 15 साल के लिए कर चुके हैं। थोड़ा जानकारी लेके आइएगा।
और गुजरात की कंपनी को दिया है। उनके 300 टिपर भी यहाँ राजस्थान टोक में आ चुके हैं। आप तो आपके किसी भी एमई से पूछ लीजिएगा। चर्चा तो अवैध परिवहन नहीं की है नहीं, ना? सुनिए अवैध परिवहन जब ये हो चुके ऑक्शन करेंगे, आप तो जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? ये चीज तो पहले हो चुकी है। और जहां पे मिट्टी निकालने का काम था, सफाई का काम दिया था, वहां पे 7 करोड़ रोज की बजरी अनुमानित लगाई। तो ऐसा तो नहीं ना कि वो एक गांव में या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में हो रही होगी, लेकिन लंबी हो रही होगी। ये बजरी का खेल केवल बीजेपी सरकार आने के कारण ही तो शुरू नहीं हुआ, या तो पहले से नहीं, कांग्रेस था। कांग्रेस में आप देखिए, सुनिए बिल्कुल कांग्रेस राज में भी अवैध बजरी खनन का चला था, लेकिन आप देखिए नकेल क्यों नहीं कसी? कैसे नहीं कसी? आपके जो अमित शाह जी थे, उन्होंने प्रमोद जैन भाया जी को बेस्ट रेवेन्यू अवार्ड दिया था माइनिंग का, जिसमें बजरी खनन माफियों पे लगाम में से पैसा गया था। प्रदेश को भी दिया और नेशनल को भी भेजा है। तो ये तो आप आरोप नहीं लगा सकते कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। दूसरी इन्होंने ढीली कर दी, कहने का मतलब बीजेपी सरकार ने सीधे सीधे तो आप सोचिए कि इतनी नकेल ढीली कि इनके कैबिनेट मंत्री इन पे आरोप लगा रहे हैं जयपाल जी, और बोले जा रहे हैं कि मैं हाँ नहीं करूंगा। गहलोत राज में जो नकेल कसी गई मैं थी, निवेदन करता हूं, गहलोत राज में जो नकेल कसी गई थी बजरी माफियाओं पर, खनन माफियाओं पर, उनकी नकेल को ढीली कर दिया गया, ऐसा आरोप है। उसी के बारे में मैं बताता हूं। जब प्रदेश में इनकी जो सरकार जब डामाडोल हो रहा था, सरकार गिर रही थी, कौन खरीद रहा था, कौन निकम्मा था, कौन नकारा था, तो जिस होटल में इनके एमएलए शरण लेके हुए थे, ये कह रहे नकेल कसी, वो जानकारी कीजिए वो किसकी थी, वो भी जानकारी आपको अपडेट होना चाहिए। आपको ये भी अपडेट होना चाहिए कि किस प्रकार से बनास के अंदर आईपीएस के अंदर गाड़ी चढ़ाई गई इन माफियाओं ने। आपको ये भी पता होना चाहिए किस प्रकार से प्रदेश ने, किस प्रकार के माफियाओं ने आपके 5 साल के दौरान भ्रष्टाचार की चरम सीमा को छुआ। आपके मंत्री जिनका नाम ले रहे हो, वो मंत्री खुद ब्लॉक काउंटन के अंदर, खुद मंत्री प्रमोद जैन भाया खुद वो उसके अंदर शामिल थे। जो ब्लॉक बनास के अंदर आउट हुए, जो ऑक्शन हुए, उसके अंदर उनके रिश्तेदारों के नाम आए। तो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? कौन सी नकेल कसी प्रदेश ने अंदर देखा कि खुलेआम पुलिस पर जीप चढ़ाने, उन माफियाओं ने खुलेआम गांव के लोगों को धमकाने का काम, खुलेआम गांव के लोगों को उठा के ले जाने का काम। तो किस प्रकार का तांडव उस प्रदेश ने मचा पिछले 5 साल के दौरान देखा, और किस प्रकार जो होटल माफियाओं ने आपका सहयोग किया सरकार बचाने में, वो कौन थे, वो भी जरा जानकारी, वो अपडेट लीजिए, वो भी पता कीजिए आप कि किस प्रकार प्रदेश ने, किस प्रकार प्रदेश के लोग, प्रदेश के किस प्रकार के बाहर के माफिया आके और यहां पर लैंड को चुरा कर ले गए, किस प्रकार अवैध परिवहन हुआ, किस प्रकार से कौन कौन सी कार्रवाई की, वो प्रदेश ने देखा। इसलिए इस मुगालते में मत रहिए। लेकिन अब तो नकेल कस जानी चाहिए ना। मैं कह रहा हूं जी क्यों बोल रहे हैं? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रदेश में सैन्य नीति होनी चाहिए, और सैन्य नीति ये सरकार लेके आएगी। 1 साल हुआ है, हो सकता है इस सेशन में, अगले सेशन में सैन्य नीति ट्रांसपेरेंट तरीके से ब्लॉकों का आवंटन होगा, और किसी प्रकार के माफियाओं को यहां पर नहीं पनपने दिया जाएगा। जिस प्रकार पेपर लीक के माफियाओं को खत्म किया इस सरकार ने, वैसे जो सैंड माफिया है उनको भी खत्म करने का काम ये सरकार करेगी। कल आरएस की परीक्षा हुई है, तय किया, पूरे प्रदेश ने देखा किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से, विधिवत रूप से, किसी प्रकार का कोई पेपर लीक की संभावना नहीं। जो पेपर लीक माफिया थे उनको पहले पकड़ के अंदर कर दिया हमने। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि विश्वास रखिए, प्रदेश के 8 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अच्छी सैन्य नीति सरकार लेके आएगी। चलिए, चर्चा में बात करेंगे बजट सत्र की। समय की सीमा है, 1-1 मिनट में आप दोनों से मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। केंद्र का बजट आ चुका है, केंद्र के बजट से राजस्थान को बड़ी उम्मीदें थी, और अब राजस्थान सरकार बजट पेश करने जा रही है। राजस्थान की जनता को डबल इंजन की सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। राजकुमार जी। आशीष जी, केंद्र ने पिछले साल भी बजट दिया, राजस्थान को कुछ नहीं दिया। इस बार भी हमारे मुख्यमंत्री जी का हमने एक वो चित्र देखा था, वो पेन कॉपी लेके बैठे थे, आधा बजट निकल गया था। इस बार भी कुछ नहीं मिला। राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इनके बीच में आपसी सामंजस्य खराब हो चुका है, और हम तो अपेक्षा करते हैं कि कम से कम आपने पिछले साल की जो घोषणाएं की थी वही पूरी कर देना। नई घोषणाओं, बड़े बड़े आंकड़ों के साथ प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। कौन सी चीजें चाहते हैं बजट में? निश्चित तौर पे आप बिजली दीजिए। आपने किसानों को दिन में बिजली देने का, रात में 4 घंटे दे रहे हो आप, तो 6 घंटे उनके काट दिए। आपने आम जन कल्याणकारी योजनाओं की जो राशियां घटाती उनको बराबर कीजिए, समय पे पेंशन दीजिए, उनके इलाज की राशि वापस बढ़ाइए। आपके कहने से थोड़ी चलता है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक काम किए हैं कि राजस्थान प्रदेश जो खनन में यहाँ पे बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, किस प्रकार पूरे प्रदेश का पैसा इकट्ठा करके केंद्र को भेजा जाए, ताकि आगामी अन्य राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं उनमें लगाया जाए, लोगों को खरीदा जाए, सरकारों को गिराया जाए। इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ कमाई का जरिया बना दिया है। जयपाल जी। ए परिंदे क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंख फैला क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।
ये देश अब उड़ान भर चुका है, विकास की यात्रा पे चल पड़ा है, विकसित भारत की शक्तिशाली देशों में 12वें नंबर पे आ गया, 3 नंबर से ऐसी उड़ान भरी है। वाह वाह, आज ही आए रिजल्ट देखो। 1 मिनट का समय, अंत में 1 मिनट का समय। 3 नंबर से अमेरिका चाइना के बाद भारत का नंबर आता था, आज 12वें नंबर पे पहुंच गए। ऐसी उड़ान नहीं चाहिए भाई साहब, ठीक है, ऐसी उड़ान नहीं चाहिए। आप तीसरे नंबर पे आते थे शक्तिशाली देशों में 12वें पे पहुंच गए। राजकुमार जी का समय बोलने क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, हम तो सही बात बता रहे हैं, ये झूठ बोलोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे फोक्स की रिपोर्ट गलत है क्या? आज आपको कोई सही थोड़ी होगा, ये रिपोर्ट आई है गलत है क्या? आपकी रिपोर्ट सही थोड़ी, आपका मोबाइल जयपाल जी, सबके पास में है, जयपाल जी, में मोबाइल, जयपाल जी, जयपाल जी, ये कोई बात थोड़ी। अंधभक्ति है। राजकुमार जी, आपके बीच में राजकुमार जी, बोल रहे हो, दूसरों के आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं आपके बीच में बोला क्या? राजकुमार जी, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। जो अरे आपने धैर्य नहीं है, आप इसीलिए सदन में बात खा रहे हो, आप सदन में भाग रहे हो, आप सदन में इसलिए भागे जा रहे हो, आपको सुनना ही नहीं, आपको सुनना ही नहीं, सदन में भाग खड़े हुए, आपको सुनना ही नहीं है। चलिए जयपाल जी एक बार बोलने दीजिए, जयपाल जी, जयपाल जी, बनने के जयपाल जी एक बार बोलने दीजिए, सुर्खियां बने हुए हैं। जयपाल जी बोलने दीजिए एक बार। सर्वे की रिपोर्ट है गलत, आप बोल लो। हाँ ठीक है, बोलने दीजिए। आप बोल लो, आप बोल लो, आप बोल लो पहले, मैं बात एक बात है, जो फोर्ब्स की सूची जो जारी हुई, अरे कौन से फोर्ब्स की बात कर रहे एक हो? बार कंप्लीट कर लेने दो, 12 लाख आप एक बार कंप्लीट कर लेने दो। क्यों बैठे हो? थोड़ा पढ़ के राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को समझाइए, जलेबी की फैक्ट्रियां नहीं लगाई। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की चर्चा के लिए आप पढ़ के आओ। राजकुमार जी राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की चर्चा कर रहे हैं, अंत में 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करें। राजस्थान विधान, मैं कहता हूं कि जो देश का बजट आया है, विकसित भारत 2047 के उन संकल्पों को साकार करते हुए माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री किया है, किसानों की केसीसी को 3 लाख से 5 वो लाख सब किया बातें है। पता है। राजस्थान के बजट से बनी उम्मीद है। राजस्थान पे आ रहा हूं, जी। मैं समझता हूं डबल इंजन की सरकार, प्रदेश का बजट भी किसानों के, महिलाओं के, दलितों के, वंचितों के और मजदूरों के हितों को लेकर व्यापक काम करने वाला, विकसित भारत में राजस्थान का क्या योगदान हो सकता है, इसकी नींव की पत्थर रखने वाला बजट होगा। प्रदेश के लोग इस पर गर्व करेंगे। आप यकीन रखिए कि प्रदेश इस बजट को सराहेगा और इसकी प्रशंसा करेगा। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार मीणा जी कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी। आज हमने चर्चा की राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार शुरुआत की। बजट सत्र है, 19 फरवरी को बजट आना है। डबल इंजन की सरकार से प्रदेश की जनता को डबल उम्मीदें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राजस्थान के बजट में क्या कुछ निकल करके आता है, इंतजार करना होगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।